नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सिंधी लेखिका तारा मीरचंदानी जी की कहानी गांठ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गांठ। कुछ माह पहले की बात है। मैं अपने भाई को लेकर मनोविश्लेषक के पास गई थी। हम दोनों चुपचाप डॉक्टर के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। सामने वाली कुर्सी पर एक सुंदर लड़की बैठी थी। लड़की कहूँ अथवा स्त्री, मेरे विचार में उसकी आयु लगभग 30 वर्ष की होगी। वह निस्संदेह सुंदर थी, परंतु उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, मानो गुलाब का फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया हो। आंखों में गहरी उदासी और होंठ सूखे हुए वह टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए सामने दीवार की ओर देख रही थी। मेरी नजरें भी अपने आप उस ओर चली गईं। दीवार खाली थी, कुछ भी तो नहीं था वहां। इतने में उसका पति डॉक्टर के केबिन का पर्दा खोलकर बाहर निकला। वह भी सब खानदानी लग रहा था। उसने पत्नी से कोमल स्वर में कहा, उठो, अंदर चलो, डॉक्टर बुला रहे हैं। मुझे उस स्त्री की आंखों में अब उदासी के साथ डर भी दिखा। उसका चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। मुझे लगा कि वह पति को कुछ कहना चाह रही है। उसके होंठ थोड़े हिले, फिर उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। पति ने फिर उसे पुचकारते हुए कहा, बेमतलब देर मत करो, डॉक्टर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस नारी ने विचित्र निगाहों से अपने पति की ओर देखा। मुझे लगा कि उन निगाहों में न जाने कितनी शिकायतें, कितने ताने भरे थे। पति ने एक बार और उसे चलने के लिए कहा। मुझे पति के स्वर में कुछ कठोरता महसूस हुई। हालांकि स्वर तेज नहीं था, परंतु मधुर भी नहीं था। वह खफा लग रहा था। उसने घड़ी की ओर देखकर कहा, बेकार समय गंवा रही हो। पत्नी ने उठने में आवश्यकता से अधिक पल लिए। वह कुर्सी की बाहों को अपने दोनों हाथों से दबाकर उठ खड़ी हुई। एक क्षण के लिए वह खड़ी ही रही, मानो उसके पैर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। परंतु बाद में वह पति के पीछे पीछे जाने लगी। केबिन के पर्दे को खोलकर वे दोनों अंदर गए और उसके बाद शांति। एक ही क्षण में न जाने कितने प्रश्न मेरे मन में आने लगे। ऐसा क्या हुआ होगा इस नारी के जीवन में? उसके घायल दिल में ऐसी कौन सी पीड़ा होगी जो प्रकाश न पाकर अंधेरे में ही गुम हो गई है? मेरे अंदर इस विचित्र नारी को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो गई। और भी कई मरीज केबिन में मौजूद थे। वे धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहे थे। मेरा मन किसी बात में नहीं लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मेरा भाई मुझसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहा था, परंतु मैं अनमने ढंग से उत्तर दे रही थी। मेरे भाई को भी मानसिक समस्या थी। उसका बॉस कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। जब से उसने मेरे भाई को सारे स्टाफ के समक्ष अपमानजनक शब्द कहे थे, तब से वह बीमार पड़ गया था। उस दिन के बाद वह जैसे ही पेन अपने हाथ में उठाता था, उसका हाथ हिलने लगता था और वह कुछ लिख नहीं पाता था। उसने कई इलाज करवाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर मैं उसे मनोविश्लेषक के पास ले आई। काफी समय के बाद पति पत्नी बाहर निकले। पति पत्नी को सहारा देकर चल रहा था। पत्नी की आंखों में नींद का नशा था। शायद डॉक्टर ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया था। मैंने कांच के दरवाजे में से देखा कि बाहर कार खड़ी थी। पति ने पत्नी को सहारा देकर कार में बिठाया और स्वयं कार ड्राइव करने लगा। डॉक्टर ने मेरे भाई को 1 सप्ताह बाद पुनः आने की तारीख दी थी। वह शनिवार का दिन था। मैं अपने भाई को लेकर वहां पहुंची। मेरी आंख स्वतः उस कुर्सी की ओर चली गई जहां पिछले सप्ताह वह नारी बैठी थी। उस समय उस कुर्सी पर कोई अन्य मरीज बैठा था। पिछले सप्ताह न जाने कितनी बार उस स्त्री का चेहरा मेरे मानस पटल पर उभरा था, परंतु आज मैंने सोच ही लिया था कि ऐसे मरीज तो ना जाने कितने होंगे। मेरा किसी के जीवन से क्या संबंध?
उसी पल वही पति पत्नी केबिन का पर्दा हटाकर बाहर निकले। मेरे पास वाला स्थान खाली था। पत्नी को वहां बिठाकर उसके पति ने मुझसे विनती करते हुए कहा, इसका ख्याल रखिएगा, मैं डॉक्टर से आवश्यक बात करके अभी आता हूं। और वह दूसरे ही क्षण डॉक्टर की केबिन में घुस गया। उस स्त्री ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। मेरे मन में उस अपरिचित नारी के प्रति ममता उमड़ आई। मैंने अपनी बाह घुमाकर उसके सिर को अपने कंधे पर सुव्यवस्थित किया और दूसरे हाथ से उसके बालों की लटें संवारी, जो बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे तंग कर रही थी। एक क्षण के लिए उसने आंखें खोली और कृतज्ञतापूर्ण मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। मुझसे ना जाने क्यों रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया, आपका नाम? उसने होठों में फुसफुसाते हुए कहा, शालू। इतने में उसका पति बाहर आ गया और मेरा आभार मानकर अपनी पत्नी को सहारा देते हुए बाहर ले गया। शालू, यह नाम मेरे दिमाग में गूंजने लगा। शालू, यह नाम मैंने कहीं सुना था। कहीं यह बात निकली थी कि शीतल की बहन शालू बीमार है, उसे कुछ मानसिक समस्या है। मैं सोचने लगी कि यह बात मैंने कहाँ सुनी थी, परंतु कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरे भाई की सिटिंग पूरी हुई तो मैं घर लौट आई। 2-3 सप्ताह बीत गए। फिर मेरी मुलाकात शालू और उसके पति से नहीं हुई। मैं भी एक प्रकार से उन्हें भूल ही गई थी। वह भी शनिवार का ही दिन था। मैं किटी पार्टी में गई थी। हम सहेलियां हर महीने किसी न किसी के घर में आपस में मिलती थीं। उस दिन किटी पार्टी मेरी विशेष सहेली रुकमा के घर में थी। मैं उसकी सहायता करने के लिए आधा घंटा पहले ही उसके घर पहुंच गई थी। मैंने घंटी बजाई। किसी अपरिचित चेहरे ने आकर दरवाजा खोला। अपरिचित होते हुए भी सभ्यता के तौर पर हम दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। अंदर से रुकमा की आवाज आई, शीतल, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। यह नाम सुनकर मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने चौंक कर शीतल के चेहरे की ओर देखा। शीतल और शालू का चेहरा मुझे मिलता हुआ लगा। वज्रपात की तरह मुझे याद आ गया कि रुकमा ने ही मुझे बताया था कि उसके पति के मित्र की पत्नी शीतल की बहन को भी मानसिक समस्या है। मैंने वहीं खड़े खड़े ही जोर से कहा, रुकमा, मैं हूं माला। रुकमा ने सलाद की बड़ी प्लेट मेज पर रखते हुए हम दोनों का आपस में परिचय करवाया। शीतल मेरी सबसे घनिष्ठ सहेली माला है और यह शीतल मेरी किटी पार्टी की नई सदस्य। रुकमा ने फिर कहा, सब काम निपटा चुकी हूं, बस साड़ी बदल कर अभी आती हूं। तब तक आप दोनों आपस में बातचीत करो। मैं अपने मन की तीव्र इच्छा को रोक नहीं पाई और बिना किसी झिझक के शीतल के पास बैठते हुए मैंने कहा, शीतल, तुम्हारी बहन को तो मैंने मनोविश्लेषक के पास देखा है। मैं भी अपने भाई को वहां ले जाती हूं। शीतल की चमकती आंखों में दुख की लहर घूम गई। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शीतल, तुम्हारी बहन शालू का चेहरा तो मैं भुला ही नहीं पा रही हूं। न जाने क्यों मैं चाहती रही हूं कि मुझे उसके संबंध में कोई जानकारी मिले। क्या तुम मुझे बता पाओगी शीतल कि उसे क्या कष्ट है? शीतल ने लरसते हुए स्वर में कहा, मानवीय मन भी अजीब है। अपने ही स्वभाव के वश में होकर शंका और भ्रम के शिकंजे में फंसकर जीवन को तबाह कर लेता है। देखा जाए तो शालू के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। बस उसके दिमाग में कुछ गांठें पड़ गई हैं जो खुल ही नहीं रही हैं। मैंने कहा, परंतु कुछ तो अवश्य हुआ होगा उसके जीवन में। न जाने क्यों शीतल ने मुझ में अपनेपन का भाव पाया। उसने बताया, उसकी बहन शालू सदैव डरपोक और कमजोर स्वभाव की रही। हीन भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। न जाने क्यों वह समझती थी उसमें गुण अथवा योग्यता नहीं है। एक क्षण रुकने के पश्चात उसने पुनः कहा, वह मुझसे 2 वर्ष बड़ी है, मुझसे अधिक सुंदर और मधुर स्वभाव की भी। मेरा नाम भले ही शीतल है, परंतु ठंडे स्वभाव वाली वही थी। पढ़ने लिखने में भी वही दक्ष थी। मैं तो बिल्कुल उसके स्वभाव के विपरीत थी। मुझे न पढ़ने लिखने में रुचि थी
और न घर के काम काज में। हाँ, मैं खेलों में अवश्य निपुण थी और बातचीत में चतुर थी, कुछ कुछ स्वार्थी भी। मैं उसे ध्यान से सुन रही थी और उसकी सच्चाई की मन ही मन दाद दे रही थी। उसने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, हम दोनों बहनें कभी घर में देरी से लौटती थीं तो लगता था आज पिताजी गुस्से में होंगे। ऐसी स्थिति में मैं तत्काल बाथरूम में घुस जाती थी और पिताजी के गुस्से का शिकार शालू को ही बनना पड़ता था। किसी भी बात में दोष क्यों न मेरा हो, परंतु मैं चतुराई से इस प्रकार मधुर ढंग से बात बनाकर बताती थी कि सारा दोष शालू के माथे मर जाता था। वह बचपन से ही डरपोक स्वभाव की थी, इसलिए अपनी सफाई देने का उसे साहस ही नहीं होता था और चुपचाप दोष अपने सिर पर ले लेती थी। उस समय मेरा भी अल्हड़ जीवन था। मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मेरे इस अलबेलेपन और बदमाशियों का प्रभाव शालू के मन पर क्या पड़ता होगा। एक क्षण रुकने के बाद उसने पुनः कहा, धीरे धीरे वह अपने आप को मेरी छाया समझने लगी और मेरे साथ चलने लगी। उसे मेरा हर निर्णय सही लगता था। उसने अपने आप कुछ भी सोचना छोड़ दिया था। उस समय मैं अपने आप को सुपर बीइंग समझने लगी थी। मेरा कॉलर सदैव ऊंचा होता था। कुछ समय पश्चात शालू को देखने के लिए लड़का और उसके माँ बाप आने वाले थे। उनके आने का समय हो गया था, परंतु शालू अभी तक ड्राइंग रूम की साफ सफाई में व्यस्त थी। मैंने अनजाने में उसे मीठी फटकार लगाते हुए कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो लड़के वाले तुम्हें घर की नौकरानी और मुझे ही शालू समझकर अंगूठी पहनाकर चले जाएंगे और तुम देखती रह जाओगी। उस समय शालू का चेहरा पीला पड़ गया था, परंतु उस ओर मेरा ध्यान नहीं गया। यह कहकर शीतल का मन भर आया। उसने रुमासे स्वर में कहा, मैंने कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि वे छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे बेमतलब मजाक में किए गए वाक्य उसके अंतर मन में घुसकर घोंसला बनाते जा रहे हैं। मैंने शीतल के हाथ को दबाया। शीतल ने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, लड़के वाले आए, उन्होंने शालू को अंगूठी पहनाई। सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। उस आनंद के क्षणों में हमारे बड़े चचेरे भाई ने शालू को बधाई देते हुए शरारत भरे स्वर में शालू से कहा, अपने मंगेतर को बचाकर रखना अपनी इस लुच्ची बहन से, यह पक्की डाकू है। थोड़ी देर बाद जीजाजी के माँ बाप चले गए। उनके जाने के बाद शालू और जीजाजी को बाहर घूमने फिरने के लिए जाने को कहा गया। औपचारिकता के तौर पर जीजाजी ने मुझसे कहा, शीतल तुम भी चलो ना। शालू का चेहरा उतर गया। मैंने फड़फड़ करते हुए शालू की ओर देखकर कहा, क्या बनूं कबाब में हड्डी? शालू ने अपने होंठ दबा लिए। मैंने ठहाका मारते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं नहीं चलूंगी, नहीं बनूंगी कबाब में हड्डी। फिर कभी ब्याज सहित हिसाब वसूल करूंगी। उस समय मेरे मन में भी मस्ती भरी हुई थी। शालू के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके होंठ फड़कने लगे। जीजाजी ने समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे ठंड लग गई है। उन्होंने कहा, शालू ठीक न लग रहा हो तो चलो हम लोग घर में ही बैठते हैं। और सचमुच उनका बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम टल गया। जीजाजी लगभग 1 घंटे तक हमारे घर में बैठे थे। जीजाजी भी खूब मजाकियां हैं। मेरी उनके साथ खूब जम रही थी। विदा लेते समय जीजाजी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, साली आधी घरवाली, तुम निसंदेह जानदार चीज हो। शालू का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। वह सुखी जीवन बिताने लगी। उसको एक बेटी भी हुई। शार्ली भी माँ की तरह प्यारी और शांत स्वभाव की बच्ची है। शालू के जीवन में फूल खिलने लगे। कुछ वर्षों बाद उसके देवर का भी विवाह हुआ। विवाह में शालू ने बड़ी बहन की भांति अपने सभी दायित्व निभाए। वह प्यार से नई बहू को घर में ले आई। नई बहू निशा पढ़ी लिखी तथा चुस्त एवं आकर्षक थी। उसका साड़ी पहनने का अंदाज, बाल संवारने का अंदाज, खुलकर बात करने का ढंग बहुत ही मनमोहक था। वह क्षण भर में सबको सम्मोहित कर देती थी।
शालू सारा दिन रसोई घर में ही व्यस्त रहती थी। उसे रात दिन यही लालसा लगी रहती थी कि वह सभी की सेवा कर उन्हें प्रसन्न रख सके। निशा के सिद्धांत ही बिल्कुल अलग थे। वह बैंक में अच्छे पद पर कार्यरत थी। वह अपने को किसी भी पुरुष से कम नहीं समझती थी। प्रतिभावान भी बहुत थी। किसी भी विषय पर बहस कर सकती थी। धीरे धीरे निशा का रौब घर पर छाने लगा। जैसे जैसे निशा चमकने लगी, वैसे वैसे शालू मुरझाने लगी। अब तो पूर्णतः उसके मन में डर बैठ गया है कि निशा मुझसे सब कुछ छीन लेगी, उसकी बेटी शर्ली पर भी जादू कर देगी। उसे लगता है कि सारा घर, सास ससुर, देवर, छोटी शर्ली सभी निशा की कनिष्ठा में बंधे हुए हैं और उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि उसका पति भी निशा की ओर खिंचता जा रहा है। उसके अंतर मन में ना जाने क्यों यह भ्रम बैठ गया है कि जीजा जी उसे जानबूझकर डॉक्टर से नींद के इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि वह सारा दिन सोती रहे और वह स्वतंत्र रहे। इन अंदेशों और अनुमानों के भूतों ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। उसके अंतर मन में गांठ लग गई है, परंतु वह खुले कैसे? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।